आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा हिमाचल के चंबा की पांगी घाटी में बर्फ के ढलानों पर घूमते हिमालयन थार की भी है। देखिए आज कान्हा की नगरी मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में रंग महोत्सव के तहत रसिया गान की शुरुआत हो गई, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ आए सभी भक्त आस्था भक्ति में लीन हैं और होली की मस्ती में झूम रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ब्रज के अन्य मंदिरों में भी अबीर गुलाल के साथ होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। द्वारकाधीश मंदिर में फाल्गुन का डाढ़ा स्थापित कर दिया गया है और अब रसिया गान की परंपरा शुरू हो गई है, जिसका आनंद मथुरा में देखते ही बन रहा है। होली का आनंद ब्रज में अलग अलग जगह पर चलता है। कहीं लड्डू से होली खेली जाती है, तो कहीं लट्टू से, तो कहीं छड़ीमार होली के जरिए भगवान 40 दिन तक अपने श्रद्धालुओं के साथ होली का आनंद लेते हैं। गुजरात के वडोदरा में वापस स्वामी नारायण मंदिर में महंत स्वामी महाराज की 92वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहाँ बच्चों ने सत्संग दीक्षा का सामूहिक पाठ किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अत्यंत भव्यता और भक्तिभाव से मनाए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महंत स्वामी महाराज के जीवन, विनम्रता और उनके आध्यात्मिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया। असम के शिवसागर में आज माहौल आध्यात्मिक उत्साह और झांझ की लयबद्ध झंकार से भरा हुआ था, क्योंकि शिवसागर ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। यहाँ एक साथ 15,555 महिलाओं ने लगातार 42 मिनट तक असमिया दिहानम का प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। परंपरागत परिधानों में सजी महिलाओं के विशाल जनसमूह ने मैदान को आस्था और संस्कृति के एक जीवंत संगम में बदल दिया। उनके सामूहिक स्वर पूरे शहर में गूंजे। असम की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले इस कार्यक्रम का समापन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने के साथ हुआ। उत्तरी कश्मीर के गुरेज में आइस क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। इस क्रिकेट प्रीमियर लीग का इस साल ये छठा संस्करण है। लगभग 5 फीट बर्फ और शून्य से नीचे के तापमान जैसी भीषण ठंड के बीच आइस क्रिकेट लीग ने बर्फ से ढके क्षेत्र को रोमांच और उत्साह का केंद्र बना दिया है। भारतीय सेना के साथ गुरेज और तुलैल के सुदूर गांव की कुल 32 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। इस आयोजन का उद्देश्य उन क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है जो भीषण सर्दियों के दौरान पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं और क्षेत्र के बाकी हिस्सों से कटे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा की दुर्गम पांगी घाटी में भारी बर्फ के बीच वाइल्ड लाइफ की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। इलाके में हिमालयन थार के झुंड की मौजूदगी ने इलाके की समृद्ध वन्य जीव विरासत की झलक दिखाई। ऊंचाई वाले बर्फीले इलाके में थार का झुंड सहजता से विचरण करता नजर आया। स्थानीय लोगों ने थार की इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर वीडियो बना लिया। बर्फबारी के बाद खुले पहाड़ी ढलानों पर घूमते हिमालयन थार के झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब बात करते हैं जयपुर में चल रहे पिकल बॉल गेम की। जयपुर में पिकल बॉल का रोमांच तेजी से बढ़ रहा है। इस खेल में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस दौरान एक टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है जिसमें पिकल बॉल के दीवाने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से खेले जाने वाला ये इंजरी फ्री गेम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को एक ही कोर्ट पर जोड़ रहा है। यानी कि पिकल बॉल पिंक नगरी जयपुर का सबसे तेजी से उभरता हुआ फिटनेस और मनोरंजन का जरिया बन चुका है। जयपुर की सर्दियों में इन दिनों एक नया जोश देखने को मिल रहा है। क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सब में बस पिकल बॉल की ही धुन। पिकल बॉल खेल की दुनिया का वो नया फॉर्मेट है जिसे कोई भी खेल सकता है। पिकल बॉल को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला खेल माना जा रहा है और ये खेल अब जयपुर की पहचान बनता जा रहा है। इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से खेले जाने वाला ये इंजरी फ्री गेम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यानी 8 से 80 वर्ष की उम्र के खिलाड़ियों को एक ही कोर्ट पर जोड़ रहा है। जयपुर में पिकल बॉल को बढ़ावा देने के मकसद से फ्लिकिंग कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग और हर उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी की। आजकल हर एक व्यक्ति फिटनेस फ्रीक हो गया है, बहुत ध्यान रखता है अपनी डाइट का, अपनी फिटनेस का और अपनी उनकी बॉडी एक्टिव रहे उस चीज़ का। तो इसके वजह से हर कोई चाहता है कि किसी न किसी स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व रहे, कोई ना कोई एक्टिविटी वो दिन भर में करे।
और इसी से रिलेटेड आजकल ट्रेंड्स आने लग गए हैं, हर एक चीज़ का ट्रेंड आने लगे, जैसे टेक्नोलॉजी में आता है, फैशन में आता है, स्पोर्ट्स के भी नए ट्रेंड्स यहाँ पे आने लग गए हैं। एक दौर चला था जब टर्फ शुरू में बने, जिसके बाद पहले क्रिकेट लवर्स वहाँ जाते थे, जिसके बाद में बस अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए या फिर दिन भर में एक स्पोर्ट करने के लिए लोग जाने लगे। और एक अब नया ट्रेंड जो आया है वो आया है पिकल बॉल का। ये एक नया गेम है जो सभी का एक नया शौक बन चुका है। हर एक व्यक्ति जो है वो कोशिश करता है कि अपने पूरे दिन में या हफ्ते में एक बार समय निकाले इस स्पोर्ट के लिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति इसे खेल सकता है। और हम आपको तस्वीरें वही दिखा रहे हैं कि बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं, दूसरी ओर बड़े भी यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं, क्योंकि बॉडी में एक्टिवनेस आती है और एक स्पोर्ट आप कर पा रहे हैं, एक एक्टिविटी आप दिन भर की कर रहे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ दिन का नहीं है, लोग आजकल यहाँ पे अपने पूरे दिन की मेहनत करके ऑफिस से आके दिन में शाम में समय निकालते हैं और कोर्ट्स में आते हैं। टूर्नामेंट के दौरान खेल के नियमों और तकनीक की जानकारी पिकलबॉल कोच सुरेश नायर ने दी, जिससे नए खिलाड़ियों को खेल को समझने और सीखने में सहूलियत मिलेगी। स्पोर्ट है, स्पोर्ट में रूल्स बहुत ज़्यादा होता है, किस तरीके से खेला जाता है। तो हमारे साथ में कोच यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि क्या ये गेम है, किस तरीके से खेला जाता है, क्या इसके रूल्स हैं। तो सर, पिकल बॉल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या स्पोर्ट है? मैम, पिकल बॉल जो है ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोविंग स्पोर्ट है और ये ऐसा गेम है जिसे बच्चे तो खेल ही पाते हैं, लेकिन जो 50+ एज के 60+ एज के है वो ग्रुप भी इसको इजीली खेल पा रहा है। लोगों में इस गेम को लेकर इतना उत्साह है कि लोग रात को 11-11 बजे भी बुक कराने लोग कोर्ट को आ रहे हैं और खेल रहे हैं। अब जयपुर में पिकल बॉल केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्पोर्टिंग मूवमेंट बनता जा रहा है। टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मिश्रण से बना पिकल बॉल खेलना आसान है, लेकिन इसमें रणनीति और फिटनेस दोनों की अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि ये खेल तेजी से ट्रेंड में है और हर उम्र के लोग इससे जुड़ रहे हैं। क्या कुछ रूल्स होते हैं? रूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स इसके बिल्कुल टीटी के सिमिलर है। क्रॉस कोर्ट इसमें सर्व होती है, क्रॉस कोर्ट आपको डायगोनल डालनी है। सर्व का जो रिटर्न आता है वो बाउंस के बाद अपन खेलते हैं, उसके बाद गेम कंटिन्यू चलता है। और 11 पॉइंट का इसका गेम होता है जो मतलब बहुत ही रोमांचित होता है। इसमें लोगों में ये रहता है कि कब हम पॉइंट ले, इसी को लेकर लोगों में उत्साह बना रहता है। तो ये कुछ रूल्स हैं और इतना ज़्यादा ट्रेंडी हो गया ये गेम, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, क्योंकि जो इनके कोर्ट्स हैं वो आज इस ट्रेंड के वजह से हर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे या फिर हर एक एरिया में मैं कहती हूँ कि ये कोर्ट अवेलेबल है हर कोई यहाँ पे। और इतना अफोर्डेबल है कि 800 से 1000 रुपए के बीच में आप अपने 1 घंटे की बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें ये जो मैच है 4 लोग एक साथ खेलते हैं एक बार में। और यहाँ पे भी जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये है कि फ्लिकन कप यहाँ पे चल रहा है, जो कि एक टूर्नामेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गया है। तो अब इस गेम के, इस खेल के कई सारे टूर्नामेंट्स होने लगे हैं हर हफ्ते, जहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं, डिग्नेटरीज आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, चाहे वो नॉर्मल लोग हों वो आते हों। पर यहाँ ये टूर्नामेंट्स होते हैं, एक मैच होते हैं, जो स्पोर्ट्समैनशिप भी जो है वो हर किसी के मन में एक डेवलप हो जाती है। और एक्टिविटी जो होती है वो भी एक हफ्ते की एक बार ये अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये एक नया ट्रेंड जो है वो अभी जयपुर में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ पूरे इंडिया में भी ये खेल यानी कि पिकल बॉल बूम पर अभी है। बीते कुछ सालों में जयपुर पिकलबॉल का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। जयपुर में वर्तमान में करीब 170 से अधिक पिकलबॉल कोच हैं, जहां प्रोफेशनल और रिक्रिएशनल खिलाड़ी नियमित रूप से खेलते हैं। ऐसे में सवाल है कि पिकलबॉल के नियम क्या हैं और इसे कैसे खेलें। पिकलबॉल इंडोर और आउटडोर दोनों तरह खेला जाता है, जिसमें पैडल और प्लास्टिक बॉल का उपयोग होता है। इंडोर बॉल में 26 और आउटडोर बॉल में 40 छेद होते हैं। कोर्ट का आकार 20 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा होता है। सर्व अंडर आर्म और तिरछा किया जाता है। डबल बाउंस नियम लागू होता है और नेट के दोनों ओर 7 फीट का नॉन वॉली जोन होता है। ये खेल ज्यादातर डबल्स यानी प्रत्येक टीम में 2 खिलाड़ी में खेला जाता है। मैच 11 अंकों का होता है और जीत के लिए 2 अंकों की बढ़त जरूरी होती है। इसलिए अगर कोई मैच 10-10 से बराबरी पर है तो अगला स्कोर खेल को खत्म नहीं करता, यानी खेल 11-10 के बाद भी तब तक जारी रहता है जब तक कोई टीम 2 अंकों से जीत न जाए। खेल के आयोजक संजय जैन ने कहा कि पिकलबॉल को अब तक एक चिल स्पोर्ट्स के रूप में देखा गया है, लेकिन अब जरूरत है कि इस खेल को और आगे बढ़ाया जाए ताकि देश का युवा इससे जुड़े और इसे केवल एक ट्रेंडी खेल न मानकर प्रोफेशनल करियर के रूप में भी अपनाए। मैं पिछले 3 सालों से पिकलबॉल खेल रहा हूँ और मेरे सुनने में आया कि ये गेम बहुत एडिक्टिव है, काफ़ी फन है। मतलब इस गेम में
60 साल के लोग भी इसको खेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन के सदस्य नीरज शर्मा ने कहा कि पिकलबॉल जैसे खेलों में खुद को शामिल करने से युवा ज्यादा फिट, एक्टिव और हेल्दी महसूस कर सकता है और ये उन्हें सकारात्मक दिशा में जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। एक्चुअली टेनिस खेलते थे, तो टेनिस के बीच में हम लोगों ने पिकलबॉल चालू किया था। और हाँ, टेनिस के बीच में पिकलबॉल चालू किया था। 2 टेनिस के कोर्ट थे, उनके बीच में फर्स्ट जो पिकलबॉल कोर्ट था राजस्थान का, तो वो 2 टेनिस के बीच में चालू हुआ था। और उसके बाद आज ग्रोथ में आपको बताऊं, कैन यू इमेजिन 170 प्लस कोर्ट्स हैं जयपुर में। भारत में पिकलबॉल की शुरुआत मुंबई और जयपुर से हुई थी, जिसे सुनील वालावलकर अमेरिका से भारत लेकर आए। जयपुर से ये खेल अब उदयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली जैसे शहरों तक फैल चुका है। साल 1965 में अमेरिका में शुरू हुआ ये खेल, जो टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन का अनोखा मिश्रण है। जयपुर में पिकलबॉल खेलने का खर्च 600 से 1000 रुपए प्रति घंटे के बीच है, जो इसे आम लोगों के लिए भी सुलभ बनाता है। इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं की भागीदारी से ये साफ है कि पिकलबॉल जयपुर में सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि भविष्य का बड़ा खेल बनता जा रहा है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के सीएम ने महिलाओं को दिया फ्री सिलेंडर का तोहफा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत के बाद भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक ये डील देश हित और जनहित को ध्यान में रखकर किया गया है। पीयूष गोयल के मुताबिक ये ट्रेड डील भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ गरीब, किसान, मछुआरों, महिलाओं और युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला है। भारत यूएस की इस ट्रेड डील पर उद्योग जगत ने भी खुशी जताई है। दिल्ली में रहने वाले परिवारों और राशन कार्ड धारक महिलाओं को होली और दिवाली पर फ्री में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उनकी कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपए का फंड पास किया है। इससे दिल्ली में राशन कार्ड धारक के खाते में 853 रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही पाइपलाइन के जरिए गैस का इस्तेमाल करने वालों को भी इस फैसले का फायदा मिलेगा। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए करीब 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने 2025-26 के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया। बजट में शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 68,216 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21,270 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ का बजट रखा गया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में एसएफडीआर यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। इस कामयाबी के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये घातक मिसाइल तकनीक मौजूद है। ये तकनीक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को सुपरसोनिक रफ्तार और लंबी दूरी की मारक क्षमता प्रदान करेगी। दिल्ली में भी कोहरा छाया रहेगा। वहीं यूपी, पंजाब और हरियाणा में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 तारीख यानी गुरुवार की रात को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसका असर पहाड़ी राज्यों में दिखेगा। वहीं 8 तारीख को होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर मैदानी इलाकों में होगा। इससे पंजाब, हरियाणा, यूपी और नॉर्थ राजस्थान में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली में कल तक कोहरे का अलर्ट है। इस दौरान विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह सकती है। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी के बीच दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ हंगुल पक्षियों के लिए भोजन की खास व्यवस्था की जा रही है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कर्मचारी उनके लिए जगह जगह खास तरह की पत्तियां रख रहे हैं। हंगुल पक्षियों के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ये व्यवस्था हर साल करता है ताकि बर्फबारी के मौसम में उन्हें खाने पीने की दिक्कत न हो। कर्मचारियों के मुताबिक दुर्लभ हंगुल पक्षियों को भी इस व्यवस्था की जानकारी होती है। उन्हें मालूम होता है कि उनके लिए खाने पीने का सामान कहाँ रखा गया है। और अब बात करते हैं दिल्ली के भारत रंग महोत्सव और मुंबई के काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल की। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन दिनों भारत रंग महोत्सव चल रहा है। रंगमंच के सबसे बड़े आयोजन में देश के साथ विदेशी नाटकों का भी मंचन हो रहा है।
वहीं इस फेस्टिवल में एनएसडी के कुछ पूर्व छात्र भी इस रंग महोत्सव का हिस्सा बनेंगे, जो कि रुपहले पर्दे पर अपनी खास पहचान बना चुके हैं। वहीं मुंबई में भी काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, जो कि नृत्य, कला और संगीत के शौकीनों के लिए बेहद खास है। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चल रहे भारत रंग महोत्सव का हर दिन बेहद खास है। देश भर से आए रंगकर्मी और छात्र इस महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुंबई में भी इन दिनों काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, जो नृत्य, कला और संगीत के शौकीनों के लिए बेहद खास है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चल रहे भारत रंग महोत्सव में नुक्कड़ नाटक के जरिए कुछ संजीदा और गंभीर मुद्दों पर समाज को जागरूक करने की कोशिश की गई। हम सबके अंदर है, जहां खलनायक हमें उम्मीद की किरण देता है। तो सोच लीजिए, समझिए, आज के इस केस का फैसला मैं या कोई कानून की किताब नहीं, बल्कि हम सब खुद तय करेंगे। भारत रंग महोत्सव में एनएसडी के भीतर ऐसे तमाम कलाकारों को मंच मिल रहा है जो कि नुक्कड़ नाटक के जरिए सोशल इश्यूज को उठा रहे हैं। जो आप टीम मेरे साथ देख रहे हैं, जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स हैं और इन सब ने अभी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस के ऊपर। कैसे चूज़ किया ये टॉपिक? ये टॉपिक हमारी पर्सनल स्टोरी से ही निकल कर आता है। सो हमारी टीम में से ही किसी की मदर टीचर हैं, तो हमें बहुत इंसाइट्स मिलते थे कि स्कूल में अक्सर क्या होता है। एंड वी रियलाइज दैट स्कूल इज़ द प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं। एंड वी रियलाइज दैट देयर इज़ अ गैप देयर। हमारे लिए एनएसडी जो है एक आर्टिस्ट के लिए जैसे एक स्टेज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वो है हमारे लिए एनएसडी। एक होता है ना कि आर्टिस्ट कहाँ परफॉर्म करे, एक मंदिर, तो हमारे लिए एनएसडी वो परफॉर्म करने का वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम पूरी अपनी मास ऑडियंस को केटर कर सके। एनएसडी की ज़मीन पर पड़े तो कांप रहे थे या फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था? पहले तो मैंने कांप रहे थे पहले फिर कॉन्फिडेंस आया। अब यहाँ पे एनएसडी में हमने किया परफॉर्म मैंने पहली बार ये नुक्कड़ नाटक भी किया, तो इसलिए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही बिल्कुल सही कि आगे जाने का अब सोच रहा हूँ। ये यंग जनरेशन आप देख रहे हैं और जाहिर तौर पर ना सिर्फ यहाँ से स्ट्रीट प्ले के जरिए एक सोशल इशू को उठाने की कोशिश थी, बल्कि ये सब पोस्टर बॉय, पोस्टर गर्ल्स भी बनना चाहते हैं। और इस सपने की शुरुआत ज़रूर कहीं इन्होंने अपने घर से की होगी, स्कूल्स की होगी, लेकिन शायद इस सपने का जो प्रोफेशनल शुरुआत है वो शायद इसी एनएसडी से होती है। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के अलावा एक और टीम का अभिनय और संदेश देखने को मिला। दिल्ली की टीम अनुभूति ने ऑर्गन डोनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता का संदेश देने की कोशिश की। इस टीम की ज्यादातर आर्टिस्ट पहली बार अभिनय कर रही थी और इसकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। एक और ग्रुप मेरे साथ में है और इन्होंने एक बहुत शानदार इशू पकड़ा ऑर्गन डोनेशन का। कितना ज़रूरी है वो और उसके पीछे कितना कुछ खेल चल रहा है, उस खेल को इस टीम ने दिखाया है, हम सबको अनुभूति कराई है। इनका नाम भी है टीम अनुभूति। अब इतना सेंसिटिव टॉपिक आपने पकड़ा, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है जो और किस तरीके से उनको पेश करना है ताकि वो मैसेज सबको कन्वे हो जाए? लाइक हमारे जो वो थी प्ले था, उसका मेन थीम यही था कि मतलब ऑर्गन डोनेशन ना मिलने की वजह से इवन अगर इंडिया में ऑर्गन्स हैं, वो बाहर के देश में ज़्यादा जा रहे हैं और जिनको नीडेड है अपने खुद की कंट्री में उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से कुछ लोगों की डेथ वगैरह जल्दी हो जाती है। इवन अगर वो उनके पास चांस है वो बच सकते हैं। कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में? कितने दिन लगे? कितनी प्रैक्टिस की? कितने घंटे प्रैक्टिस की? हमने तो 4 महीने प्रैक्टिस की थी और 3-4 घंटे दिन किए। इस साल भारत रंग महोत्सव में 136 भारतीय नाटकों के साथ साथ 12 विदेशी नाटकों का मंचन भी हो रहा है। रंग महोत्सव में इस बार 33 नाटक ऐसे हैं जिनकी डायरेक्टर महिलाएं हैं। ये थिएटर की दुनिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रमाण है। कलाकार, एक नाट्य निर्देशक या संगीतकार या परिकल्पक जो यहाँ आता है,
कम से कम को नहीं तो 8-10 नाटक देख करके जाता है। तो अलग अलग शहरों के नाटकों का, अलग अलग भाषाओं के नाटकों का जो अनुभव होता है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसको डेवलप करता है, विकसित करता है। और जो आज के आधुनिक उसमें काम जो हो रहा है, चाहे वो राइटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे निर्देशन के क्षेत्र में हो या डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हो, उसका एक कहीं ना कहीं स्वरूप, भारतीय रंगमंच का एक पूरा स्वरूप उनको देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। भारत रंग महोत्सव में छात्रों को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्रों से मिलने का मौका भी मिलता है। इस बार भी आयोजकों ने फिल्मी दुनिया के कई नामी चेहरों को आमंत्रित किया है। मुंबई के काला घोड़ा की ये तस्वीरें कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार इस फेस्टिवल में लोगों के लिए ये टेलीफोन बेहद खास है, क्योंकि अब इस तरह के टेलीफोन बूथ कहीं दिखाई नहीं देते। लिहाजा इस बूथ में लोग फोन को कान में लगाकर सेल्फी खिंचा रहे हैं। मैं मौजूद हूं इस समय मुंबई के काला घोड़ा फेस्टिवल में, जो 9 दिनों का फेस्टिवल होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यहां एक से बढ़कर एक देखने लायक चीज़ें होती हैं। जैसे कि इस समय आप देखें एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ बूथ, जो सालों पहले गायब हो चुका है, अब कहीं भी नहीं होता। हर कोई मोबाइल इस्तेमाल करता है। बच्चे हैं, कॉलेज से यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक के बाद एक सेल्फीज ले रहे हैं, क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिता रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। परिवार संग भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र, देश और कोने कोने से भी और विदेशी भी इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए, पूरी तरह से निःशुल्क है। वजह क्या है ये आपको बताते हैं। दुनिया भर की चीज़ें तो यहाँ देखने लायक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर बना करके रखी गई हैं जिसे देखने के लिए देखिए इस तरीके से यहाँ भीड़ जुटती है। ये देखिए भौरा है, खेलने वाली चीज़ें हैं, VR लिखा गया है और ऐसे कई चीज़ें जो हैं बना कर रखा गया है यहाँ पर, जिसे लोग देख रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं, परख रहे हैं। जो चीज़ें गायब हो चुकी हैं वो काला घोड़ा फेस्टिवल में यहाँ पर लगाई गई हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक ये फेस्टिवल चलता है और मुझे लगता है कि रोजाना 10,000 से ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल में पहुँचते हैं। वहीं अलग अलग तरह के डिजाइन से बने घोड़े, मुंबई की पहचान काली पीली टैक्सी, ड्रीम हाउस, टाइमलाइन ऑफ विंग कर्मा, मिल्टन हार्ट ऑफ मुंबई, ओल्ड टेलीकॉम हाउस, मुंबई सिटी ऑफ फिल्म जैसी चीजें भी इस फेस्टिवल का हिस्सा हैं। ये चीजें स्कूल कॉलेज के बच्चों को खूब लुभा रही हैं और सभी बड़े मजे से सेल्फी ले रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अलग चीज़ें देखने मिली। ये मेरा पहला टाइम है इधर आने का और बहुत अच्छा लगा। इधर आके पूरा मूड फ्रेश हो गया। द आर्ट एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो आर्ट वर्क है यहाँ पे, मॉडर्न एज कैसे इवॉल्व हुआ है, मतलब कितना आगे बढ़ चुका है, वो सब देखने मिल रहा है। ओल्ड एज में क्या था, मुंबई हमारी ओल्ड कैसी थी, वो सब देखने मिला यहाँ पे। अच्छा आर्ट फेस्टिवल है और इधर आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कि इधर क्या क्या आर्ट है। और आप इधर देख भी सकते हो कितने लोग आके गए और इधर बहुत सारे नए नए आर्ट्स भी है। काला घोड़ा फेस्टिवल एक कल्चरल कार्निवल है जिसमें कला से जुड़े लोग, कला संरक्षक और दर्शक शामिल होते हैं। ये फेस्टिवल भारत में सबसे मशहूर फेस्टिवल में से एक है। तो आप ये बताएं कि क्या है ये काला घोड़ा फेस्टिवल? काला घोड़ा फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन है कला का और कलाकारों के लिए। सारे कलाकार, दुनिया भर के कलाकार यहाँ पे आते रहते हैं और ये हमारा 26वां साल है। इसमें अगर आपको पता होगा कि 15 वर्टिकल्स हैं, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, चिल्ड्रन, स्टॉल्स, विजुअल आर्ट एंड स्ट्रीट, और ऐसे कई हैं, सिनेमा, थिएटर वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे थिएटर हैं। काला घोड़ा ये मुंबई की बहुत ही प्राइम डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये मौजूद होता है और यहाँ के हमारे 33 डिफरेंट वर्टिकल्स, 33 डिफरेंट वेन्यूज़ हैं। क्योंकि मुंबई में जगह की बड़ी कमी होती है तो अलग अलग जगहों पे ये सेलिब्रेशन होते रहता है। इसके अलावा इस फेस्टिवल में 70 से ज्यादा स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जहां अलग अलग राज्यों की संस्कृति से जुड़ी चीजें बेची जा रही हैं, जिनमें पटियाला हैंडीक्राफ्ट्स, पंजाबी जूती, राजस्थानी कुर्ती, मणिपुरी बैग, मसूर के आर्ट और हरियाणा हैंडलूम जैसी चीजें हैं। काला घोड़ा फेस्टिवल में दर्शकों के लिए एंट्री फ्री है। 9 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल 8 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। न्यूज क्लब पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
भारत अमेरिका ट्रेड डील को भारतीय शेयर बाजार ने भी सेलिब्रेट किया। मंगलवार को बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 2073 अंकों की छलांग लगाई। ये उछलकर 83,739 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 639 अंक चढ़कर 25,728 पर बंद हुआ। तीन दिनों की भारी गिरावट के बाद सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 5,000 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,57,700 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 24,000 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,84,000 रुपए हो गई। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का असर रुपए की कीमतों पर भी पड़ा। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 122 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 27 पैसे हो गई। इस वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी गर्भ संस्कार की। जी हां, महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीख ली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब मध्य प्रदेश की सरकार एक नई पहल करने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में गर्भ संस्कार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत बच्चों को मां के गर्भ में ही ऐसे संस्कार दिए जाएंगे जिससे वो एक अच्छा इंसान बन सके। सीएम ने कहा है कि सनातन संस्कृति में गर्भ संस्कार का विशेष महत्व रहा है और इस प्रक्रिया से भावी पीढ़ियों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में गर्भ संस्कार की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भ संस्कार कक्ष भी बनाए जाएंगे। बच्चे के जन्म से पहले गर्भ में ही शिशु को संस्कार देने की प्रक्रिया को गर्भ संस्कार कहा जाता है। माना जाता है कि ये प्राचीन प्रक्रिया गर्भवती महिला के विचारों, आहार और व्यवहार के माध्यम से उसकी कोख में पल रहे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास तय करती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को हमेशा खुश रहना चाहिए, उसके आसपास अच्छा माहौल बनाए रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री के कमरे में ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए जिससे उनके मन में अच्छे विचार आएं और खुश रहें। गर्भ संस्कार को लेकर सीएम यादव ने बताया कि एलोपैथी के विशेषज्ञ भी अब गर्भ संस्कार का महत्व स्वीकार कर रहे हैं। गर्भ संस्कार आधुनिक विज्ञान के एपिजेनेटिक्स सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जो कि बताता है कि मां का खान पान, व्यवहार और वातावरण बच्चे के जीन को प्रभावित कर सकता है। गर्भ संस्कार में योग, ध्यान और संगीत के माध्यम से मां का तनाव कम होता है, जिससे कि भ्रूण में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का स्तर नहीं बढ़ता है और मस्तिष्क का विकास बेहतर होता है। गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक बातें, अच्छा संगीत और अच्छी किताबें पढ़ने से गर्भ में पल रहे बच्चे की बौद्धिक क्षमता और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जाहिर है कि स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए गर्भ संस्कार का महत्व बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश में गर्भ संस्कार को लेकर की जाने वाली पहल पर हमने भोपाल में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मेरा जो नज़रिया है उसके हिसाब से ये अभी तक की सबसे अच्छी योजनाएं हैं उन महिलाओं के लिए जो दिन भर तनाव में रहती हैं। क्योंकि ये सरकारी अस्पतालों में ये योजनाएं होंगी, वहाँ ज़्यादातर वो महिलाएं जाती हैं जो अपने मतलब थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, तो वो दिन भर इतने तनाव में रहती हैं, अपने घर घर जाके काम करती हैं, या कोई भी महिला वहाँ जाती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। गर्भधारण के अंदर यदि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार मिलते हैं तो ये आने वाली भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा एक सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है। मैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है उनको बहुत धन्यवाद ये करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा, और बच्चों को संस्कारी होना तो बहुत ज़रूरी है, और गर्भस्थ अवस्था में ही अगर उनको संस्कार मिलते हैं तो ताउम्र जीवन भर उनके वो काम आते हैं। इसलिए इस उद्देश्य से ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम है। जो मुख्यमंत्री ने अभी जो टॉपिक उठाया बहुत अच्छा है कि गर्भवती महिला पर संस्कार होना जरूरी है। हम भी जब छोटे थे तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हम बोलते थे कि अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा लिखो, उससे तुम्हारे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा संस्कार मिलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभिमन्यु, जो पेट में था और उसने जो बात सुनी और वही उसने अपने इसमें काम लाई, काम युद्ध में काम लाई। तो ये कितनी बड़ी बात है। जब उनके ऊपर संस्कार होता है हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो जो बुजुर्ग महिला जो बोलती है, घर में यदि आपके बुजुर्ग है तो उनका सम्मान करो और वो जो बोलते हैं उसको करो। आजकल हम जो इतना जीवन जी रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी जी रहे हैं, इसमें माएँ वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग है और इतने उसमें स्ट्रेस में है,
मतलब ये तो इतनी पर्टिकुलर होना ही चाहिए कि एक मतलब एक अनिवार्य सी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं वो शांत होंगे और पॉजिटिव होंगे तो ही हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। आज बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब है, सभी घरों में कलह और कलेश मचे हुए हैं। तो हर माता अगर इस चीज़ को समझेगी, जानेगी, तो गर्भावस्था में उस बीज की वो रक्षा कर पाएगी और एक अच्छे मजबूत विचार उसके होंगे। खान पान अगर बहुत अच्छा होगा तो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएगी, जो आगे चलकर इसी एनवायरनमेंट को अच्छा करेंगे। हमारे भारतवर्ष। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात प्रयागराज के माघ मेले की करेंगे। आस्था, जप, तप, साधना और सेवा का महासंगम ये माघ मेला कैसे साधु संतों, श्रद्धालुओं के सबके लिए आध्यात्मिक प्रगति की राह खोलता है, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में संगम की रेती पर माघ मेले की छटा अनुपम है। आध्यात्मिक प्रगति की राह पर ले जाने वाले इस मेले के रंग अतुलनीय हैं। यहाँ अलग अलग अंदाज और वेशभूषा वाले साधु संतों के दर्शन तो होते ही हैं, कई ऐसे श्रद्धालु भी मिलते हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि वो श्रद्धालु हैं या साधु संत। उन्हीं में से एक है ये डॉक्टर के मिश्रा, जो हाथों में डमरू, त्रिशूल लेकर और भगवा धारण कर संगम पहुंचे। वेशभूषा से ये किसी साधु संत की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन हैं प्रयागराज के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर। वहीं दूसरी तरफ आप जिन्हें देख रहे हैं उनका नाम गोपाल है और माघ मेले में जिनकी पहचान स्वामी गोपालाचार्य महाराज के रूप में है। गोपालाचार्य जी एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं। ये एक डॉक्टर है, नेत्र सर्जन है और आध्यात्मिक नगरी में इन्होंने अपने गेटअप को चेंज किया। हाथों में त्रिशूल, ऊपर सर पे, माथे पे ओम लिखकर आ रहे हैं। ये कह रहे भगवान में जो बात है उनकी ओर आकर्षण है। ये भगवान शंकर के भक्त है और संगम मेले में ऐसे ही विचरण करते नजर आ जाते हैं। स्वामी गोपालाचार्य महाराज हैं और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। अब इन्होंने धर्म और अध्यात्म की तरफ जो है अपना रुख किया है और यहाँ पर लोगों को कथा सुना रहे हैं। माघ मेले में दिखते डॉक्टर के मिश्रा और सीए स्वामी गोपालाचार्य महाराज यूं तो अकेले ऐसे उदाहरण नहीं हैं जो उच्च शिक्षा लेकर धर्म और अध्यात्म से जुड़े हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान के साथ अध्यात्म की ओर इनके झुकाव ने न सिर्फ इनकी सोच को बड़ा किया है, बल्कि आम लोगों के भ्रम को भी दूर करने का काम किया है। माघ मेले में आई सर्जन डॉक्टर के मिश्रा का इस वेशभूषा में होना खुद ही विज्ञान और अध्यात्म का बेजोड़ मेल दिखाता है, जहां डॉक्टर एक संत के रूप में एकाकार कर लेता है। मैंने विज्ञान पढ़ करके और चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म पढ़ करके सोचा कि ये तो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम उसको ऊर्जा का माने चाहे उसको आध्यात्मिक शक्ति माने। तो इससे हमको बहुत संबल मिला और तीर्थराज प्रयाग की संगम क्षेत्र में ही आकर के बैठ करके ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से जब भी मौका लगता है गंगा जी जरूर आते हैं और पूर्ण शांति के साथ पूरा विश्व एक अद्वैत वेदांत की भावना मन में अपने आप स्वतः विकसित हो। जब भी अपना चिकित्सा कर्म से विरत होते हैं तो तप धारण करते हैं, पूजा में करते हैं और किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहाँ धार्मिक भावना के साथ जाते हैं। करीब 50,000 आँखों को रोशनी दे चुके डॉक्टर मिश्रा जानते हैं कि पेशा अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग, इसलिए माघ मेला में वो जहां भगवा धारण किए हुए हैं तो वहीं अस्पताल में सफेद ड्रेस कोड में नजर आते हैं। वर्ष लगभग 1000 मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और माइनर ऑपरेशन भी 400-500 हो जाते हैं और कितना कर चुके हैं? लगभग हाफ सेंचुरी हो चुकी होगी, हाफ मतलब 50,000 के लगभग कैटरेक्ट। देश के कई मंदिरों की धार्मिक यात्राएं कर चुके डॉक्टर साहब सेवा को परम धर्म मानते हैं, इसलिए सेवा वो डॉक्टर के रूप में कर रहे हैं और संत के रूप में भी। पिछले कई दशकों से वो इसी साधु रूप में रहते हैं और जीवन में सनातन की आस्था को चरितार्थ करते हैं। माघ मेले में चर्चा इन सीए सन्यासी स्वामी गोपालाचार्य की भी है। उन्होंने सीए किया और फिर वो सन्यासी बन गए और अब माघ मेले में मौजूद हैं और लोगों को अध्यात्म की बारीकियां बताते हैं। क्योंकि लाइन 11th में कॉमर्स की हो गई थी
और उस समय सबसे आगे कॉमर्स में जाने के बाद यही था कि चलो सीए करना है। तो 12th होने के बाद में सीए करने के लिए दिल्ली जाना हुआ और वहीं इस क्रम का चलता रहा कि कोचिंग होती हैं और आर्टिकलशिप आदि चलती हैं। वहीं जीवन में एक ऐसा मोड़ आना था कि नहीं, वो लाइन छोड़कर इधर आना है। तो जहाँ से ये शरीर है ब्रजभूमि से, वहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा होनी हुई। तो वहाँ उनकी जब ऐसी दिव्य वाणी सुनने को मिली तो अंदर मन में भाव आया कि नहीं, जिस लाइन पर मैं हूँ वो लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। आज जहाँ युवा पीढ़ी नशे की लत में और जहाँ अपने भविष्य को व्यर्थ कर रही है, वहाँ क्या पता मैं ही एक एग्जाम्पल बन कर के कि नहीं, युवाओं का कर्तव्य ये नहीं होता है। युवाओं का कर्तव्य अपने आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए है। ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए। ब्रज क्षेत्र में ऋषिकेश के जगत गुरु स्वामी कृष्णाचार्य महाराज की भागवत कथा सुनना इनके जीवन में बदलाव ले आया। मथुरा के सिसोली के रहने वाले 32 साल के गोपालाचार्य महाराज ने सीबीएसई से 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली से सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की और भगवत ज्ञान पाने के बाद धर्म और अध्यात्म से जुड़ गए और स्वामी कृष्णाचार्य महाराज से दीक्षा लेकर स्वामी गोपालाचार्य बन गए। साल 2019 से स्वामी गोपालाचार्य जी श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा बांच रहे हैं। पिछले 7 सालों में वो कई राज्यों में 280 से ज्यादा कथा वाचन कार्यक्रम कर चुके हैं। सनातन कर्म में जुटे ये सीए सन्यासी और संत चिकित्सक अब लोगों को भी आध्यात्मिक प्रगति मार्ग पर ले जाने में जुटे हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में हाई वोल्टेज मुकाबला। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। तेज रफ्तार और रोमांचक बॉलिंग स्पेल से लेकर आखिरी गेंद तक के रोमांचक मैच और रिकॉर्ड टोटल तक इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL सीजन 3 ने एक हाई वोल्टेज मुकाबला पेश किया है। जैसे जैसे T10 टेनिस बॉल टूर्नामेंट अपने प्लेऑफ चरण की ओर बढ़ रहा है, यादगार पल देखने को मिल रहे हैं। इसमें विवेक शेलार 145.2 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी गेंद डाल चुके हैं, तो वहीं अभिषेक दलहोर 5 विकेट लेकर धमाका कर चुके हैं। ISPL सीजन 3 में एक दुर्लभ स्टैटिस्टिकल संयोग भी देखने को मिला, जहां डबल हैट्रिक का क्षण भी आया। जिग्नेश पटेल की आखिरी गेंद पर की गई हीरोइक परफॉर्मेंस से ISPL सीजन 3 ड्रामेटिक भी हुआ। साथ ही कोलकाता टाइगर्स ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए श्रीनगर के वीर के खिलाफ 149 रन बनाकर 7 विकेट खोए, जो इस सीजन का सबसे बड़ा टीम टोटल है। मुंबई में जोश और उत्साह के साथ नेत्रहीन महिला क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें मैच 15 ओवर का रखा गया है और विनर टीम को कैश प्राइज और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए टीवी और फिल्म एक्ट्रेस सुधा चंद्रन मौजूद रही। टूर्नामेंट 5 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन का उद्देश्य इन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश मई में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जिसमें दुनिया के नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन मैग्नस कार्लसन सहित कई बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे। गुकेश के शामिल होने की पुष्टि के साथ 25 मई से 5 जून तक होने वाला ये इवेंट दुनिया के सबसे मजबूत शतरंज टूर्नामेंट में से एक होगा। ये इवेंट अपने पारंपरिक स्थान स्टावेंजर से ओस्लो में शिफ्ट होने वाला है। पिछले साल ओपन सेक्शन में तीसरे स्थान पर रहने वाले ये भारतीय स्टार इस खेल के इतिहास में सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व चैंपियन के तौर पर ओस्लो में दिखेंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।